नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को सीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 क्या लिखें पद्मन लाल पुन्नालाल बख्शी गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड है टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, हेड और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, विशेष मानसिक स्थिति में क्या होता है। नंबर 3, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। नंबर उमंग, उल्लास, उत्साह अथवा आनंद की स्थिति, स्फूर्ति, शारीरिक एवं मानसिक ताजगी, आवेग, मानसिक उत्तेजना या उत्कृष्ट भावना। उत्तर अ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक ललित निबंध से उदित है। अथवा निबंध लिखें। पाठ का नाम क्या लिखें, लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विशेष, इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए इस प्रश्न का यही उत्तर इसी रूप में प्रयुक्त होगा। व प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या ईजी गार्डिनर अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है। उसके लिए मन के भाव ही यथार्थ होते हैं, विषय नहीं। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। निबंध लिखने की विशेष मनोदया के संबंध में उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति आ जाती है और मस्तिष्क में एक ऐसा विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या श्री एजी गार्डिनर के कथन को विस्तार देते हुए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। सामान्यतः सामान्य से सामान्य विषय भी लेखक और उसके मस्तिष्क आवेग द्वारा विशिष्ट बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक हेड को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं। अतः असली वस्तु हेड है, न कि खूंटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में हेड का उदाहरण मनोभावों के लिए दिया गया है और खूंटी का विषय के लिए। गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हेड होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आश्चर्य यह है कि यदि मन के भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। नंबर 2, विषय, मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उठती है, हृदय में स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि व्यक्ति उसे अभिव्यक्ति देने के लिए लिखने बैठ जाता है। नंबर 3, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्चाई अनुभूति रहती है, उसमें उनके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उनका उल्लास रहता है। यह निबंध तो उस मस्तिष्क स्थिति में लिखे जाते हैं जिनके न ज्ञान
की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं? नंबर 2, मॉन्टेन की शैली के निबंधों की विशेषता क्या है? नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस शैली के निबंधों की विशेषता बताई है? उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि मॉन्टेन के अनुसार स्वच्छंदतावादी शैली के लिखे गए निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ऐसे निबंध लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं होते हैं। इसमें कवि की सामान्य उच्च कल्पनाएं और किसी कहानी लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, न ही विद्यमानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने मन की सच्ची भावना को स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है। इन निबंधों को लिखते समय लेखक पांडित्य प्रदर्शन की अवस्था से भी दूर रहता है। वह अपने भावों को जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि स्वच्छंदतावादी शैली के लिखे गए निबंधों में लेखक अपने मन में उठने वाले भावों को ज्यों का त्यों व्यक्त कर देता है। इस निबंधों में न ही ज्ञान की गुरुता निहित होती है और न ही कल्पना की उड़ान। यह निबंध लेखक के मन में सच्चे उद्गार होते हैं। वह संसार का जैसा अनुभव करता है और जिस रूप में देखता है, बिना उसमें अलंकारिकता व पांडित्य प्रदर्शन के उसी रूप में व्यक्त कर देता है। नंबर 1, निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंचाई उड़ान। निबंध में लेखक अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति भी करता है। नंबर 2, नटेन की शैली में के निबंधों की विशेषता है कि लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचना है, जिसमें लेखक की वास्तविक अनुभूति और उसके भाव का वास्तविक प्रकटीकरण होता है। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वच्छंदतावादी बंधन मुक्त शैली के निबंधों की विशेषता बताई है और स्पष्ट किया है कि इन निबंधों में बनावट, ऊंचाई, कल्पना और तर्कपूर्ण विवेचना नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुर का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवासों का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व आमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीप लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दुरुस्त लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, प्रस्तुत अंश में दूर के ढोल और नववधू में साम्य और विस्मय बताइए। नंबर 2, ढोल की आवाज़ किसके लिए कर्कश होती है और किसके लिए मधुर? नंबर 3, ढोल की कर्कश ध्वनि को कौन मधुर बना देता है और क्यों? नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? ढोल एक प्रकार का वाद सुहावना, अच्छा लगने वाला, कर्कशता, कटुता, कोलाहल, शोरगुल, आशंका, संदेह, कलरव, चिड़ियों की मधुर ध्वनि। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पुन्नालाल बख्शी का कथन है कि दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कणकटु ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। जब वह बज रहे होते हैं तो समीप बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं, जबकि दूर किसी भी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के प्रांत शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कथन है कि ढोल की कर्कश ध्वनि दूर बैठे किसी व्यक्ति को प्रसन्न इसलिए करती है क्योंकि वह अपने मन में कोलाहल से पूर्ण किसी घर के कोने में शादी के कारण लज्जाशील व्यक्ति
की भी कल्पना करने लगता है। शादी की मधुर कल्पना प्रेम, उल्लास, हर्ष, संकोच, संदेह और दुख से युक्त हृदय के कंपन उस ढोल के कड़कटू शब्दों को मधुर बना देते हैं। इसका कारण यह है कि उस नव विवाहिता के हृदय में आनंद और मधुर राग, उत्सव, विशेष प्रसन्नता और प्रेम का संगीत, यह तीनों तत्व एक साथ अस्तित्व रहते हैं। कहने का भाव यह है कि यदि विवाह होने की प्रसन्नता, जीवन की मधुर कल्पना और प्रिय के प्रति प्रेम की भावना न हो तो नव विवाहिता को भी विवाहोत्सव में बजने वाला ढोल सुहावना न लगे। नंबर 1, ढोल की ध्वनि जब दूर से आती सुनाई देती है, उसी समय वह कानों में मधुरता का संचार करती है, लेकिन पास से सुनाई देने पर वह कानों के पर्दे भी फाड़ सकती है। लेकिन नववधू की कल्पना दोनों ही स्थितियों में विवाहोत्सव में उपस्थित अथवा दूर बैठे विवाहोत्सव की कल्पना कर रहे व्यक्ति के मन में मधुरता का संचार करती है और समीप बैठे रहने पर भी उसे ढोल की ध्वनि मधुर ही लगती है। नंबर 2, ढोल की ध्वनि समीप बैठे व्यक्ति के लिए कर्कश होती है और दूर बैठे व्यक्ति के लिए मधुर। लेकिन जब समीप में बैठा व्यक्ति विवाहोत्सव में उपस्थित किसी नववधू की कल्पना अपने मन में कर लेता है, उस समय उसे ढोल की कर्कश ध्वनि भी मधुर ही सुनाई पड़ती है। नंबर 3, ढोल की कर्कश ध्वनि को किसी नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच आदि भाव से युक्त हृदय के कंपन मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद की मधुर ध्वनि, उत्सव का आनंद और प्रेम का संगीत तीनों ही मिले जुले रहते हैं। नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि कानों को कठोर लगने वाली उसकी कर्कश ध्वनि दूर तक नहीं पहुंचती। प्रश्न नंबर 4, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था को तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इस वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय क्यों बना रहता है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। नंबर 3, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। या तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। नंबर 4, संसार का चित्र किसे बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तरुण युवक, अतीत बीता समय, संरक्षक रक्षा करने वाला, सूक्ष्म दुखी। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना है कि जिन नौजवानों ने संसार की कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देखते हैं। जीवन संघर्षों से बहुत दूर रहते हैं और दूर के ढोल तो सभी को सुहावने लगते हैं। जो अपनी बाल्यावस्था और जवानी को पार करके वह वृद्ध हो गए हैं, वह बीते समय के गीत गाकर प्रसन्न होते हैं। नवयुवक से भविष्य दूर होता है और वृद्धों से उसका बचपन बहुत दूर हो गया होता है। इसलिए नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अति प्रिय लगता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री बख्शी जी का कहना है कि नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं और वृद्ध बीते हुए समय और उच्च संस्कृति विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है, पर इससे लाभ यह है कि युवकों के प्रयास से वर्तमान काल में सुधार होते हैं और वृद्धों के प्रयास से गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा होती है। वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह युवक हो अथवा वृद्ध, अपने वर्तमान से दुखी होता है। युवा अपने भविष्य से सुखद स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अपने अतीत से सुखों का गान करते हैं। वर्तमान किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसके सामने होता है। वस्तु जो भी हमें प्राप्त होता रहता है हम प्राय उससे असंतुष्ट ही रहते हैं, इसलिए उससे परिवर्तित
परिवर्तन करते करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय बना रहता है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि वृद्धों की सोच से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है और युवाओं की सोच से वर्तमान में सुधार होते रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव एक ही अतीत को ढोती रहती। नंबर 3, युवाओं को भविष्य की स्मृति मनमोहक प्रतीत होती है और वृद्धों को अतीत की युवाओं के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है और वृद्धों के लिए अतीत। युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को युवा क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। नंबर 4, संसार का चित्र ऐसे युवाओं को बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है जो जीवन रूपी संग्राम को बहुत दूर है, अर्थात जिन्होंने संसार की कष्टों, समस्याओं को, कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। नंबर 5, तरुण और वृद्ध दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को तरुण क्रांति का समर्थक करते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव का संरक्षक। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं जो नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारक का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का अंत। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर न सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, मनुष्य जाति के इतिहास में कब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई? कुछ प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, विचारक परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए एक वाक्य लिखिए। नंबर 3, जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है? उत्तर। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि मानव समाज विस्तृत है, इसमें सदैव सुधार होते रहते हैं। बुद्ध से गांधी तक सुधारकों के एक बड़े समूह का जन्म इस देश में हुआ है। जीवन में दोषों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, इसलिए सुधारों का क्रम सदैव चलता रहता है। सुधारों के दल प्रत्येक नगर और ग्राम में होते रहते हैं। जीवन में अनेक क्षेत्र होते हैं और नित्य नवीन उत्पन्न भी होते जाते हैं। प्रत्येक में सुधार कुछ दोष होते हैं जिनमें सुधार अवश्यंभावी होता है। सुधार किए जाने पर इनमें तत्कालीन सुधार तो हो जाता है, परंतु आगे चलकर कालक्रम में वैसे ही सुधार फिर दोष माने जाने लगते हैं और उसमें फिर से सुधार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसी सुधार क्रम और परिवर्तनशील के जीवन प्रगतिशील माना गया है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति के इतिहास में सदैव ही सुधारों की आवश्यकता होती रही है। कुछ प्रमुख समाज सुधारकों के नाम हैं: गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी नागार्जुन आदि, शंकराचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, विचार परिवर्तनशील है। इस सत्य का वर्णन करते हुए हम यह वाक्य लिख सकते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मात्र परिवर्तन के अतिरिक्त संपूर्ण दृष्टि परिवर्तनशील है। नंबर 3, न दोषों का अंत और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों को फिर न सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उन्होंने साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। नंबर 4, लेखक ने साहित्य के निर्माण में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 5,
प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? निर्माण, रचना, निर्माता, बनाने वाला, निहित छिपा हुआ, अतीत, भूतकाल, स्मारक, यादगार। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की संरचना कर रहे हैं क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उनमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोचे कि यह भव्य इमारत धराशायी हो जाएगी और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए विद्यमान लेखक श्री बख्शी जी कहते हैं कि आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे और उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वह वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। वे भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। यह क्रम सनातन है, युवाओं के भविष्य से दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यह सुखद लगने लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुँच से बहुत दूर होती है वह उसे अच्छी लगती है और वह उसे पाने का प्रयत्न करती रहता है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत चरितार्थ हुई है। युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को यह ही सुखद लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुँच से दूर होती है उसी से उसे अच्छी लगती है वही उसे अच्छी लगती है और वह उसी को पाने का प्रयत्न भी करती है। इसलिए कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा और उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेगी। यह अप्रासंगिकता और सुधार का क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और साहित्य में भी निरंतर चलता रहता है। नंबर 3, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह भी कुछ समय बाद अतीत बीती हुई की वस्तु हो जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। साहित्य में भविष्य का गौरव निहित होता है। प्रगतिशील साहित्य निर्माण यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।